चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 को फिनिश कर दिया है, आपका इन्वायरमेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ज़रा समझिए। तो पिछली क्लास में चैप्टर 15 हमारा फिनिश हो गया था। आज चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर केमिस्ट्री का है, तो ज़रा समझते हैं इसको। देखिए हमारे पास आज के टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं दुनिया में। पहली बात तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्लास 9th में पढ़ा था आपने। एलिमेंट एक प्योर स्टेट ऑफ मैटर होता है, एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम एलिमेंट कहते हैं। अगर आप लोग को याद नहीं है एलिमेंट के बाद में, तो कॉपी के ऊपर हल्का सा लिख लो कि एलिमेंट किसे कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एलिमेंट कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल कहो, एक प्योर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, प्योर हाइड्रोजन, प्योर सोडियम, ये सब आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो एक प्योर मैटर एलिमेंट कहलाता है। और मैं कह रहा हूं कि आज केमिस्ट्री ने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं और उससे आगे भी कर रहे हैं वो डिस्कवर। 118 एलिमेंट्स आज के टाइम पे हमारे पास डिस्कवर्ड हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। अब इनकी स्टडी करना वन बाय वन बहुत डिफिकल्ट है। हमारे पास करीबन 118 एलिमेंट्स हैं और भी नए डिस्कवर होते रहते हैं रोज। इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना हमारे लिए आसान नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, एक तरीका बनाया है। तरीका क्या बनाया है, इन सभी एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप में बांट दिया है ताकि इनकी स्टडी करना आसान रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपके स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं। अब उन सभी बच्चों को जानना आपके प्रिंसिपल के लिए मुश्किल है कि ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है। तो क्या कर रखा है, क्लास डिवाइड कर रखी है। छोटे बच्चों की क्लास 9th, छोटे उससे बड़ों की 10th, फिर 11th, फिर 12th। और क्लास में भी फिर क्या कर रखा है, सेक्शंस बांट रखे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का डिवीजन अच्छे से हो गया, तो उस बच्चे को पता करना आसान रहता है टीचर के लिए या प्रिंसिपल के लिए। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। हमारे पास 118 एलिमेंट्स आज के टाइम पर डिस्कवर हैं। बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ये, इन सब की स्टडी करना हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इवन किसी साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, हम तो और छोटे हैं उनसे। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि हम क्लासिफिकेशन करेंगे, मतलब एलिमेंट्स को कुछ ग्रुप में बांट देंगे और फिर इनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब इसीलिए क्लासिफिकेशन की नीड है हमें। क्वेश्चन आता है, ये पूछ लेते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए, मतलब एलिमेंट्स को क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, बांट क्यों रहे हैं उनको। तो एलिमेंट्स को बांटते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांट रहे हैं, कुछ ग्रुप में बांट रहे हैं ताकि उनकी स्टडी करना आसान रहे, है ना। ये होता है क्लासिफिकेशन का मतलब। जैसे आप लोग भी तो करते हो अपने घर में, मान लो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप क्या करते हो, साइंस की बुक्स को अलग जगह रखते हो, मैथ्स की बुक्स को अलग जगह, इंग्लिश की बुक को अलग जगह, ताकि आपको ढूंढना आसान रहे, उन्हें पढ़ना आसान रहे। सेम चीज़ है, इतने सारे एलिमेंट्स को पढ़ना समझना एक बार में मुश्किल है, तो इन्हें हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे ताकि इनकी स्टडी हमारे लिए आसान बन जाए। और यही नीड है क्लासिफिकेशन की, और हम इस चैप्टर में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन समझने वाले हैं। ओके, तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को आप लोग आंसर लिख लीजिए। पहला पॉइंट, सिंस देर आर about 118 elements discovered today, so it is impossible for us to study all of them
full stop. Therefore, scientists have classified का मतलब होता है grouped elements so that their study becomes easy for us, easy and systematic for us, full stop. तो ये क्लासिफिकेशन का नीड है। अब क्लासिफिकेशन को समझते हैं, तो हेडिंग लिखिए आप लोग, डिफरेंट क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बारी एक जर्मन साइंटिस्ट थे आपके, जिनका नाम है जोहान डॉबरनियर। उन साहब ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया था। कैसे हम लोग समझते हैं, देखिए दोस्तों, हम लोग क्लासिफिकेशन अभी समझते हैं, बट उससे पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। देखिए, किसी भी एलिमेंट के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर, दूसरी प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास। ये एटॉमिक क्या है? एटम का एक नंबर, एटम का एक मास। देखिए, आपने ये 9th में पढ़ा होगा, एटॉमिक मास क्या होता है। चलो पहले एटॉमिक नंबर पे आते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एलिमेंट के पास कितने प्रोटॉन्स होते हैं? प्रोटॉन्स, सिर्फ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहते हम लोग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एलिमेंट लूज करता रहता है, गेन करता रहता है, प्रोटॉन कभी भी निकलते नहीं है उससे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज करिए, हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोडियम है। सोडियम के पास 11 होते हैं प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होते हैं। बट जब ये सोडियम Na+ बन जाता है, इसके पास प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे, 11 P फॉर प्रोटॉन, बट इसके इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो वेरी करते रहते हैं। इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने प्रोटॉन से ही डेफिनेशन दी है एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैं भी लिखवा दूंगा आप लोग को। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा, तो समझ में एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास। सोडियम के पास कितने होते हैं प्रोटॉन्स? 11। इसलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। जितने आपके प्रोटॉन्स उतना आपका एटॉमिक नंबर। जैसे मैं सामने आपको दिखा रहा हूं, क्लोरीन के पास कितने होते हैं प्रोटॉन्स? 17। तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17। बट एक टर्म आती है एटॉमिक मास। वो क्या होती है दोस्तों? आपके पास प्रोटॉन्स कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम आपका एटॉमिक मास होता है। अब देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही होता है, उस पर प्रोटॉन 17 ही रहते हैं, बट न्यूट्रॉन्स कभी कभार वेरी कर जाते हैं। इसलिए क्लोरीन का मास 35 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है मास, क्योंकि मास प्रोटॉन से भी और न्यूट्रॉन दोनों के सम से बनता है। ठीक है, तो दो बात पता होनी चाहिए आपको अभी समझने से पहले, जो हम आगे बढ़ाने वाले हैं। नंबर 1, एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो आपके पास हैं। प्रोटॉन्स का नंबर एक एलिमेंट के लिए हमेशा फिक्स होता है। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो उसे प्रोटॉन्स 17 ही होंगे हमेशा। क्लोरीन के प्रोटॉन 17 हमेशा रहेंगे, प्रोटॉन्स फिक्स रहते हैं। तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं। फिर एक आता है आपके पास मास नंबर।
व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर मतलब एटम का मास। वो कैसे बनता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से मिला के आपका मास बनता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ डॉबरनियर। देखिए दोस्तों, ये जोहान डॉबरनियर साहब हैं, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, अब तो मर चुके हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहली बारी 1817 में इन्होंने क्या किया था, पहली बारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लासिफिकेशन स्टार्ट इन्होंने किया था। जोहान डॉबरनियर ने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप तैयार किया था और उन्होंने पहली बारी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना, ग्रुप करना स्टार्ट किया था, ताकि हम उसको समझ सकें, पढ़ सकें आसानी से। ये जोहान डॉबरनियर की बात है। कैसे किया था वो समझिए। जोहान डॉबरनियर ने कहा था कि अगर आप एटॉमिक मास, मैंने पढ़ाया ना अभी एटॉमिक मास क्या होता है, या मास नंबर, जोहान डॉबरनियर ने कहा एटॉमिक मास या मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर को लीजिए, बढ़ते क्रम, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में चलिए। अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे तो आपको कुछ तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिलेगा। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म होगा। इस ग्रुप का नाम ट्राइड रखा इन्होंने। ट्राई फॉर 3 होता है ना, ट्राई 3 होता है, जैसे आप सुनते होंगे ट्राई सीरीज, ट्राई मीन्स 3 है ना। तो तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनेगा आपको, जिसे ट्राइड बोलेंगे। दोबारा सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं। जोहान डॉबरनियर साहब ने कहा अगर आप मास के बढ़ते क्रम में चलेंगे, है ना, तो आपको तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप, हर एक ग्रुप का नाम ट्राइड है। और ऐसे आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अब सबसे बड़ी खासियत क्या थी जोहान डॉबरनियर के ट्राइड की, वो सुनिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं इनके ट्राइड का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स हो गए ना। लिथियम Li, सोडियम Na, K फॉर पोटेशियम, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बन गया। जोहान डॉबरनियर ने कहा ये ट्राइड है मेरा। इस ट्राइड की खासियत पता है क्या है? जोहान डॉबरनियर ने कहा कि इस ट्राइड में जो मिडल एलिमेंट है उसका मास फर्स्ट 2 एलिमेंट के एवरेज से निकाल सकते हो आप। कैसे, समझिए। लिथियम का मास 7 होता है अप्रोक्सीमेटली, सोडियम का 23 होता है मास, पोटेशियम का 39 होता है, ठीक है। अब लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकालिए। लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39 है। कैसे निकालते हो मैथ्स में एवरेज? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 2 ही तो है। तो ये कितना हो गया? 46 अपॉन 2 है ना। कितना आ गया आंसर? 23। सही आया आंसर। जोहान डॉबरनियर ने तो कहा कि अगर आप 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे तो फर्स्ट और थर्ड वाले का मीन निकालो मास का, जो आंसर आएगा वो मिडल वाले का एटॉमिक मास होगा। ये जोहान डॉबरनियर ने पहली बारी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी एलिमेंट्स की, मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हेडिंग दीजिए आप लोग, डॉबरनियर ट्राइड से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग देंगे आप लोग डॉबरनियर ट्राइड। In 1817, जोहान डॉबरनियर जर्मन केमिस्ट, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें केमिस्ट बोलते हैं, है ना। जो फिजिक्स पढ़ते हैं उन्हें फिजिसिस्ट कहते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें बायोलॉजिस्ट कहते हैं।
जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उन्हें मैथमेटिशियन कहते हैं। तो ये केमिस्ट हैं, ये वो केमिस्ट नहीं है दवाई बेचते हैं, वो अलग केमिस्ट होता है ना। इन 1817 जोहान डॉबर्नियर अ जर्मन केमिस्ट अरेंज elements in the increasing order of their atomic mass। एटॉमिक मास को ही हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। increase German chemists arrange elements in the increasing order of their atomic mass and form a group of three elements called triad। क्या किया जोहान डॉबर्नियर साहब ने? एलिमेंट्स को उनके मास के बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया ट्राइड। इस ट्राइड में खासियत क्या थी वो भी लिख लीजिए। इन द ट्राइड द मास ऑफ मिडल एलिमेंट है ना, जो बीच वाले एलिमेंट का मास था, द मास ऑफ मिडल एलिमेंट was the average of first and third element। पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा उतना बीच वाले मिडल एलिमेंट का मास था। ये जोहान डॉबर्नियर साहब का एक ट्राइड था, डॉबर्नियर ट्राइड। कॉपी करिए, एग्जाम्पल लिखेंगे, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था अभी वही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when he placed lithium, sodium, potassium, the mass of sodium was actually the average of lithium and potassium। जब रियलिटी में चेक करा गया, जो डॉबर्नियर साहब ने कहा कि जब रियलिटी में सोडियम का मास चेक करा गया कि वो वाकई में ही लिथियम और पोटेशियम के एवरेज है, तो वो सही निकला था। तो इनकी बात एकदम सच निकली। आप ये दिखा दो कि मास ऑफ सोडियम आया था लिथियम के मास और पोटेशियम के मास का एवरेज निकाल के। लिथियम का 7 होता है, पोटेशियम का 39, 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आएगा। कॉपी करिए। डॉबर्नियर साहब का जो लॉ था उसमें कमी थी। क्या कमी थी? डॉबर्नियर साहब के जो लॉ था ये कि तीन एलिमेंट्स के को आप मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे तो बीच वाले एलिमेंट का मास बाकी दो के एवरेज से निकलेगा ना। इसमें कमी ये थी कि इस प्रोसेस को अपनाने में सिर्फ 4 ट्राइड्स ही फॉर्म हो पा रहे थे। मतलब ऐसे तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा, चौथा, सिर्फ 4 ट्राइड ही बन पाए थे। बाकी एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज नहीं हो पाए थे, इसलिए इनका लॉ फेल हो गया था और कोई दूसरे आए थे फिर क्लासिफिकेशन में। तो लिमिटेशन यही है कि ओनली 4 ट्राइड्स were formed using डॉबर्नियर लॉ। सिर्फ 4 ट्राइड्स ही बन पाए थे एंड हेंस हिज लॉ वॉज फेल्ड। इसलिए उनका लॉ फेल हो गया था। लोगों को लगा तो ये तुक्का मार रहे हैं,
है ना, इसलिए इनका लॉ फेल हो गया था। आप लिख लो अपनी कॉपी में, आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्राइड बने थे डॉबर्नियर के साथ के वजह से। फॉर एग्जाम्पल, he could he could form following tride। एक तो मैंने आपको बता ही दिया अभी कि सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ट्राइड तो ये बना था 3 का। दूसरा था आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तीसरा था आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। एंड फोर्थ था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये था दोस्तों, ये 4 ही ट्राइड बन पाए थे इनके लॉ से। बाकी एलिमेंट्स इस तरीके से क्लासीफाई नहीं हो पाए थे, इसलिए इनका लॉ फेल हो गया। ये हैं न्यूलैंड साहब। 1866 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इनका नाम है न्यूलैंड। इन्होंने डॉबर्नियर साहब के बाद क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी। अच्छा, बता दूं मैं आप लोग को एक बात, ये आपकी बुक में दे रखा है सिर्फ कि डॉबर्नियर के बाद ये आए थे, ऐसा नहीं। डॉबर्नियर के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, बट वो उतने फेमस नहीं हुए थे। ये काफ़ी फेमस हुए थे, इसलिए इनके बारे में बता रखा है बुक में। डॉबर्नियर साहब ने क्या किया था? डॉबर्नियर साहब ने भी सेम बात करी थी, जैसा करा था आपके डॉबर्नियर ने, वैसा ही न्यूलैंड ने करा। न्यूलैंड ने भी कहा कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, मास के बढ़ते क्रम में अरेंज करूंगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन सोडियम। सोडियम के बाद आएगा आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऐसे उन्होंने अरेंज किया था, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के बढ़ते क्रम में, मास के बढ़ते क्रम में ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करते गए थे न्यूलैंड साहब। यहां पर उन्होंने कुछ 3 एलिमेंट का ग्रुप नहीं बनाया, वो बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते गए। बट उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी। क्या देखी, जरा समझते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये और 7वां। अगर सपोज करो लिथियम पहला है, बेरिलियम दूसरा, बोरॉन तीसरा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन 7वां हो गया। पहला लिथियम है, 7वां हमारा हो गया फ्लोरीन। 7 के बाद 8वां कौन सा है? सोडियम। न्यूलैंड साहब ने कहा अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं तो हर फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमेशा मैच करेंगी। मतलब जिस तरह लिथियम बिहेव करेगा, सोडियम भी उसी तरीके से बिहेव करता है, रिएक्शंस वगैरह उस तरीके से करता है। If elements are arranged in the increasing order of their mass, then every first element will resemble the 8th element in the properties। ये न्यूलैंड साहब ने अपना कहानी बताई। और न्यूलैंड साहब ने कहा ये तो संगीत हो गया दोस्तों। संगीत मतलब न्यूलैंड साहब ने कहा सारे गामा पा गाते हैं, सा, अरे तो उड़ गया, एक मिनट, सा रे, कोई गाता है ना गाना, चलो गाते हैं, सा रे गा मा
पा, धा, नी, सा। भाई जब आप लोग गाना गाते हो, छोटे बच्चों सिखाते नहीं थे, सारे गामा पाधा नी सा, स्टार्टिंग सा से हुई और पहुंच दोबारा सा पे गए। गिनो जरा, सा फर्स्ट नंबर है, रे सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। अगर आप म्यूजिकल नोट्स जब गाते हैं ना, तो सा फर्स्ट एलिमेंट है और आठवें पे भी सा आता है, मतलब सा अपने आप को रिपीट करता है। न्यूलैंड साहब ने भी कहा जैसे संगीत रिपीट करते हैं, पहला और आठवां रिपीट करता है, वैसे ही न्यूलैंड साहब कहते हैं कि एलिमेंट्स भी प्रॉपर्टी वाइज रिपीट करता है, फर्स्ट और एट्थ। इसीलिए न्यूलैंड साहब के इस लॉ का नाम पड़ा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि संगीत में पहला सुर और आठवां सुर मैच करता है। ऑक्ट का मतलब आठ होता है। ये है इनका लॉ। सेकंड आपका आएगा, फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था डॉबर्नियर साहब के बारे में, अब सेकंड चलते हैं हम लोग। हेडिंग होगी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मैंने बता दिया आपको मतलब क्या होता है, दोबारा बता दूंगा, अभी लिख लीजिए। न्यूलैंड in 1866 classified elements in the increasing order, यहां पर भी सेम है दोस्तों, increasing order of their atomic mass, मास के बढ़ते क्रम में एलिमेंट्स को अरेंज किया। अच्छा एक बात और, न्यूलैंड जब काम कर रहे थे 1866 में, उस समय पहला एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। हम सब जानते हैं सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। उस समय सबसे आखिरी एलिमेंट जो डिस्कवर था वो थोरियम था, 56 उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो न्यूलैंड जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उन्होंने एलिमेंट्स को मास के बढ़ते क्रम में लगाया। The first element he used was हाइड्रोजन। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा यूज किया था उन्होंने? हाइड्रोजन। एंड लास्ट जो 56 था वो कौन था? थोरियम। अच्छा, बट इनका लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू, ये सब इनके बारे में इंट्रोडक्शन थी, अब इनके लॉ पे असली पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो उनका असली लॉ था वही कहता है when elements are arranged in increasing order of their atomic mass, then इनवर्टेड कॉमास में लिखना इसको, then the property of every first and eighth element always resemble, लिखो, this all resemble musical notes। ठीक है,